नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं और उनसे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम विचार करेंगे। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो भी अहम तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनका अध्ययन करने को कहा जा रहा है और फिर ये कहा जाएगा कि इनके आधार पर आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। और दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 42वां था। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, विकल्प दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है और कोई भी कथन सही नहीं, यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। तो देखिए, अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा जो कथन है कि इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 42वां है, ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो चैम्बर्स है वो कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, न कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड चैम्बर्स ऑफ जो कॉमर्स है इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, न कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसी आधार पर कहें तो ये जो पहला कथन है ये गलत है। लेकिन इस इंडेक्स में अगर देखें तो भारत का जो स्थान है वो 42 पोजीशन पे था, तो 42वां था, तो ये सही है। और इस सूचकांक में देखें कि पहले पोजीशन पे कौन था, यानी कि इस रैंकिंग में टॉप पे कौन था, तो इसके टॉप रैंकिंग में देखें तो जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो पहले स्थान पे था। उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम है वो दूसरे स्थान पे था और तीसरे स्थान पे जो फ्रांस है वो था। तो ये तीन देश थे जो इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इस पर, इस रैंकिंग में तीन पहले स्थानों पर जो थे वो यूएसए, यूके और फ्रांस थे और भारत का जो स्थान था वो 42वें नंबर पे था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है, प्रदान की गई है। किसकी बात हो रही है तो यहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी, और यहाँ पर कई सारे जो भारत के विश्वविद्यालय अलग अलग स्थानों पर स्थापित उनके नाम दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय में मुख्य भवन में वैदिक 3D जो संग्रहालय है वो स्थापित करने की बात कही गई है। विकल्प है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संपूर्णानंद संस्कृत जो विश्वविद्यालय है। ये यहाँ पर खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसी ने इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो विश्वविद्यालय है ये वाराणसी में अवस्थित है और इसके मुख्य भवन में क्या करने को मंजूरी मिली है तो यहीं पर 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संग्रहालय है, ये जो संग्रहालय बनाने की बात कही गई है, तो ये जो संग्रहालय है ये इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर भारतीय ज्योतिष, तीन चीज़ों की, पहला भारतीय जो ज्योतिष है, दूसरा जो खगोल विज्ञान है और तीसरे पे कहें तो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है। इन तीनों के दृष्टिकोण से देखें तो ये संग्रहालय काफ़ी महत्वपूर्ण है
और कहीं न कहीं इन तीनों को भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं ये संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फॉल्स है, वो सत्य नहीं है। दिया जा रहा है प्रोजेक्ट नमन की जो शुरुआत है वो भारतीय जल सेना के द्वारा की गई है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विकल्प है कि केवल एक स्टेटमेंट गलत है, 2 गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है और इनमें से कोई नहीं है, मतलब दोनों सही हैं। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 जो स्टेटमेंट है दोनों ही क्या है, वो सही नहीं है, यानी कि गलत है। अब बात करें कि आखिर गलत कैसे है, तो देखिए जो ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट नमन जो है ये शुरुआत इसकी की गई है भारतीय जल सेना के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारतीय जल सेना के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय जो सेना है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है, और इसी आधार पर देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। इसके अलावा देखिए ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को क्या किया जाएगा, वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत खास तौर पे ये कहा गया कि इसका जो उद्देश्य होगा, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो रक्षा जो पेंशन भोगी है, जो पूर्व सैनिक है या जो उनके परिवार हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी और जो भी संबंधित सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। तो इस आधार पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हुआ और इसी आधार पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसकी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की, और नाम दिए गए हैं कीर्ति पांडे हैं, रणधीर सिंह है, सुषमा यादव है और राजेश वर्मा है। आपसे सही उत्तर का चुनाव करने को कहा जा रहा है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार में देखें तो सीतापुर जो जिला है, सीतापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से आते हैं सांसद राजेश वर्मा। ये क्या है, यहाँ के सांसद हैं और इन्हें ही क्या किया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। इनके साथ देखें तो 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, सोहनलाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल। उसके साथ ही देखें तो 24 अन्य सदस्य जो हैं वो इस आयोग में शामिल किए गए हैं। तो सही जो उत्तर हो जाएगा आपका राजेश वर्मा इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। विकल्प दिए गए मधुबनी, पटना, नालंदा और मधेपुरा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि बिहार के किस जिले में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, और विकल्प है मधुबनी, पटना, नालंदा और मधेपुरा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा। देखिए जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के राजगीर में देखें तो ये जो राज्य खेल अकादमी है और जो बिहार खेल विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया। और ख़ास तौर पे देखें तो जो राजगीर है वो बिहार के किस जिले में है, तो वो नालंदा में है। तो राजगीर में ये बनना है और जो राजगीर है वो नालंदा जिले में अवस्थित है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो नालंदा हो जाएगा, और नालंदा के राजगीर में ये जो विश्वविद्यालय है या कहें जो खेल अकादमी है, राज्य खेल अकादमी है, उसका स्थापना होना है। राजगीर जो है ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक और विश्वविद्यालय शहर के रूप में अब प्रसिद्ध होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पहल यहाँ के मुख्यमंत्री ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए।
पहला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2014 में की गई थी। पूछा जा रहा है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। दो जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से सही हैं, और उनके आधार पर जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केवल कथन जो है वो सही है, क्योंकि देखें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जून महीने के 2015 के वर्ष में की गई थी। तो इस आधार पर जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो केवल एक, यानी कि ए विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, तो हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्घाटन है वो करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है। ये आपसे पूछा जा रहा विकल्प है, सुरेखा शर्मा, रेखा शर्मा, अंजलि शर्मा और गीतांजलि शर्मा। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेखा शर्मा। क्यों होगा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है, और इन्होंने ही हाल ही में देखे तो डिजिटल जो शक्ति केंद्र है उसका उद्घाटन किया। ये जो केंद्र है, केंद्र का जो उद्घाटन है ये खास तौर पे साइबर पीस जो फाउंडेशन है, कौन, तो साइबर पीस फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है इसके सहयोग से किया गया है। और बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से ये फाउंडेशन ने खास तौर पे इसकी यहाँ पर कहें तो उद्घाटन किया है, तो इसका जो उद्देश्य है खास तौर पे जो महिलाएं हैं अपने देश की, जो वीमेंस हैं, उनको लक्षित करने वाले जो साइबर अपराध है, जो साइबर क्राइम है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों को दर्ज करना और उनके समाधान के लिए आवश्यक जो तकनीकी सहायता है वो प्रदान करने के लिए खास तौर पे जो साइबर पीस फाउंडेशन है उसकी ये पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित जो लंबाई है वो कितनी है। विकल्प है 515 किलोमीटर, 517 किलोमीटर, 520 किलोमीटर और 519 किलोमीटर। तो ये जो प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है इसकी जो लंबाई अभी तक प्रस्तावित है वो कितनी है, तो वो 519 किलोमीटर है, और इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूस्खलन एटलस, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके द्वारा तैयार किया गया है, इसके अनुसार भूस्खलन के खतरे के लिहाज से प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। सिटी के बारे में पूछा जा रहा है और नाम दिए गए हैं, वायनाड है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है और लेह है। सही उत्तर का आपसे चुनाव करने को बोल रहा है। तो देखिए, जो सही उत्तर होगा इसके जो ऊपर दिया गया जो ये रिपोर्ट है, ये जो एटलस है, उसके आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। इसरो के जो भूस्खलन एटलस है उसके अनुसार जो रुद्रप्रयाग है कहीं ना कहीं भारत में भूस्खलन के लिहाज से देखें तो सबसे अधिक सेंसिटिव प्लेस है, उस रूप में इसका चयन किया गया है। वायनाड जो है वो इस सूची में 13वें स्थान पे है। ऐसे कई सारे जो प्लेस हैं उनके स्थान दिए गए हैं। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। विकल्प है हैदराबाद, राजगीर, नालंदा और नई दिल्ली। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें तो हाल ही में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध मीडिया सम्मेलन है ये 11 सितंबर 2024 को कहें तो इसका आयोजन हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ। इसका जो आयोजन है वो संचालन जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो परिसंघ है जो IBC है उसके द्वारा किया गया था। और कहें तो इसमें विवेकानंद जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है उसने भी सहयोग किया था। दोनों का संयुक्त ये पहल था। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था ये आपसे पूछा जा सकता है, जो थीम था वो क्या था, तो टकराव से बचने के लिए और सतत विकास के लिए जो विचारशील संचार है
वही इस सम्मेलन की थीम थी। तो इस तरह से आज हमने देख लिया जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे और उन न्यूज़ पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनका उत्तर क्या होगा और उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा, या अगर आपके द्वारा कोई कहें तो इसमें सुधार की आवश्यकता है या कोई और पहलू जोड़ने की बात है, तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, उसको हम अगले एपिसोड में ऐड कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।